नमस्कार दोस्तों। आज हम नए टैक्स बिल 2025 का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जो भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। ये बिल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और इसमें कई क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तावित हैं। नया विधेयक क्यों लाया गया? 1961 का आयकर अधिनियम कई संशोधनों और अदालतों के फैसलों के कारण जटिल हो गया था। इसमें 800 से अधिक पृष्ठ, 400 प्लस धाराएं और अनेक कानूनी परिभाषाएं थीं, जिससे करदाताओं को इसे समझने में कठिनाई होती थी। आइए इस बिल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। शुरू करते हैं सरलीकरण और स्पष्टता, यानी सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी। भाषा में बदलाव। पुराने एक्ट की जटिल कानूनी भाषा को सरल और आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित किया गया है। उदाहरण के लिए, समझौते और अनुपालन जैसे शब्दों की जगह समझौता और पालन जैसे सरल शब्दों का उपयोग किया गया है। प्रावधानों का पुनर्गठन। कई प्रावधानों को एक साथ समूहीकृत किया गया है और अनावश्यक धाराओं को हटाया गया है, जिससे कानून की संरचना अधिक सुव्यवस्थित और समझने में आसान हो गई है। उदाहरणों का समावेश। बिल में कई जगह उदाहरण दिए गए हैं ताकि करदाताओं को प्रावधानों को समझने में आसानी हो। ये उदाहरण वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित हैं। दूसरा आता है डिजिटलीकरण, या इंग्लिश में डिजिटलाइजेशन। टैक्स रिटर्न केवल ऑनलाइन ही फाइल किया जा सकेगा। इसके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है, जहां करदाता आसानी से अपना रिटर्न भर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। टैक्स का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यमों से ही किया जा सकेगा, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई। टैक्स रिटर्न का मूल्यांकन भी अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा, जिससे समय और श्रम की बचत होगी। टैक्स विभाग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके टैक्स चोरी और अनियमितताओं का पता लगाएगा। अगला नंबर है कर दरों में बदलाव, या चेंजेस इन टैक्स रेट्स। नए बिल में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ स्लैब में कर की दरें कम की गई हैं, जबकि कुछ स्लैब में बढ़ाई गई हैं। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक प्रगतिशील बनाना है, जहां अधिक आय वाले व्यक्तियों को अधिक कर देना होगा। पहले के मुकाबले कर मुक्त आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख से 12 लाख करने का प्रस्ताव है। निगम कर की दरों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए कर की दरें कम की गई हैं, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। जीएसटी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम की गई हैं, जबकि कुछ पर बढ़ाई गई हैं। अगला नंबर आता है व्यवसायियों के लिए प्रावधान, या प्रोविजंस फॉर बिजनेसेस। छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स अनुपालन को सरल बनाया गया है। उन्हें कम फॉर्म भरने होंगे और कम दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सरकार ने कुछ क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन की घोषणा की है। स्टार्टअप्स को पहले कुछ वर्षों के लिए टैक्स में छूट दी गई है। 5वां नंबर है व्यक्तिगत करदाताओं के लिए प्रावधान, या इंग्लिश में कहे तो प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। कुछ कटौतियों की सीमा को बढ़ाया गया है, जबकि कुछ नई कटौतियों को जोड़ा गया है। इससे करदाताओं को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा को बढ़ाया गया है। सरकार ने कुछ नई बचत योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें निवेश करने पर कर में छूट मिलेगी। नेक्स्ट नंबर है विवाद समाधान, या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नए बिल में टैक्स संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए एक नया और प्रभावी तंत्र बनाया गया है। अपीलीय प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि करदाताओं को जल्दी और आसानी से न्याय मिल सके। कुछ मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रावधान किया गया है। 7वां और आखिरी पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, या अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। नए बिल में अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है। काले धन पर नियंत्रण के लिए भी कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। अंत में अगर हम इस टॉपिक का निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालें तो नया टैक्स बिल 2025 भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह कर कानूनों को सरल और स्पष्ट बनाता है, टैक्स प्रशासन को डिजिटल बनाता है और करदाताओं को कई तरह के लाभ प्रदान करता है। हालांकि इस बिल के कुछ प्रावधानों पर बहस और चर्चा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह बिल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है। इस बिल के सफल कार्यान्वयन से कर चोरी कम होगी, राजस्व में वृद्धि होगी और देश का विकास होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ग्रो करने में सहायता करें। धन्यवाद।